नमस्कार। एक बार फिर से हमारे इस शैक्षणिक चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग सकुशल और सानंद हैं और हमारे बनाए हुए सभी वीडियो को गौर से देख रहे हैं और अपने ज्ञान पे वृद्धि कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों का आभारी हूँ। और आते हैं कि आज हम एक व्यवहारिक मुद्दे पर या विषय वस्तु पर बात करने वाले हैं। और वो व्यवहारिक विषय वस्तु क्या है? अधिकतर हम लोग अपने व्यवहार काल में भी उसको लाते हैं। व्यवहार काल है और प्लस जो हमारा अध्ययन काल है, जो छात्रों के जो अध्ययन काल है, उस पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु होने वाली है। बिल्कुल आप इसको, इस वीडियो को, आज के विषय वस्तु को गौर से आप देखें, ये आपसे मेरी प्रार्थना है। आज बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात, अर्थात रेशियो और प्रोपोर्शन के विषय पे बात करने वाले हैं। अब व्यवहारिक क्या है, मैं बिल्कुल आज यूनिक चीज बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी यूनिक कि हो सकता है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पर ये चीजें न मिले, तो बिल्कुल बने रहें। अब व्यवहार काल हमारा क्या होता है, व्यवहार में हम कैसे लाते हैं, जैसे कि अनुपात की उत्पत्ति कैसे होती है। देखते हैं कि जैसे मेरी जेब में 40 रुपए पड़े हुए हैं, 40 रुपए हैं और 40 रुपए को हमें 3 व्यक्तियों में या 3 बच्चों में विभाजित करना है। 40 रुपए को हमने 3 बच्चों में विभाजित किया या बांटा, तो कितने हम दे सकते हैं? हमारे पास कई संभावनाएं हैं कि कितने कितने में हम इसको दे सकते हैं। तो चलिए, आपके पास भी कई संभावनाएं होंगी। 40 रुपए को आप भी कई तरह से इनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम 40 रुपए हैं तो हम एक को 12 दे सकते हैं, दूसरे को 8 दे सकते हैं, तो 12 8 20, और हमारे पास कितने बचे? 20। तो तीसरे को हम 20 ही दे सकते हैं, अर्थात 12 8 28 28 12 40। ठीक, ये दे सकते हैं। ये हमारी वास्तविक है, 40 रुपए हमारे वास्तविक है और हमने उनका विभाजन किया, तो इस तरह से हम दे सकते हैं। मगर अनुपात क्या है? अब बात रहेगी कि अनुपात क्या है। अर्थात हम अनुपात, यदि हम अनुपात में देना है, अनुपात में बांटना है, यानी कि अनुपातिक रूप से हमें बांटना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जो वास्तविक संख्या है, ये पैसे हैं, ये चूंकि एक ही राशि पर होते हैं, तो मान लीजिए हमने रुपया ही माना, इसको रुपया है, तो ये भी रुपए ही होंगे। तो इन सब में हम एक ही संख्या से तो गुणा कर दें या भाग दे दें, तो इनके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं होता है। तो चलिए, हमने एक ही संख्या से, एक ही अंक से इनमें भाग दे दिया, यानी कि इसको सरल कर दिया। इसको जब सरल किया, 2 से भाग दे देते हैं। 2 से दिया, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 दहम 20, यानी कि 2 से भाग दिया, ये सरल हुआ। मगर अभी भी संभावना है, जैसा आप जानते हैं कि ये इसमें अभी 2 का भाग चला जाएगा। सभी में, सभी सम संख्याएं हैं, इसका मतलब इनमें सभी 2 का भाग, 2 से ये कट जाएंगी। तो एक बार फिर से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब हम ये देखते हैं, अभी संभावना नहीं है कि एक ही संख्या से इन तीनों में तीनों अंक एक ही अंक से विभाजित हो, या तीनों संख्याएं एक ही अंक से विभाजित हो, ये संभावना अब नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बिल्कुल सरल हो गई। क्या हो गई? सरल हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि हम अपने 40 रुपए 3:2:5 में ए और बी, सी को 3:2:5 के अनुपात में ए और बी और सी तीनों को दिया, तो इसे कहते हैं अनुपात। अब आप गौर करेंगे कि ये 40 रुपए को जब हमने 12, 8 और 20 में बांटा, तो वो वास्तविक रूप से हमने दिया, वो वास्तविक संख्याएं थी, उनका योग 40 होना चाहिए।
मगर जो अनुपात हमारा आता है, एक बात गौर करने वाली बात है कि ये जो अनुपात है ये वास्तविक नहीं होता। यदि इनको आप जोड़ेंगे, योग करेंगे, अनुपातिक योग होगा जब इनका अनुपातिक योग, अनुपातिक जब इनका आनुपातिक योग होगा तो देखते हैं, देखिए आप भी 5 2 7 7 3 10, 5 2 7 7 3 10, अनुपातिक योग हुआ 10। अर्थात ये काल्पनिक होता है। ये विभाजन जो होता है वो काल्पनिक विभाजन होता है और वास्तविक विभाजन वो होता है। तो आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि काल्पनिक जो हमारा विभाजन है, तो हम काल्पनिक से कहां चले, वास्तविक की ओर चलना। यही आज हमारा समझाने का और विषय वस्तु का मैटर भी यही है कि काल्पनिक विभाजन से वास्तविक विभाजन को पता करना। गणित का आज महत्वपूर्ण चैप्टर ये है। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं कुछ अभी हमने रेशियो पे अर्थात अनुपात पे बात किया। अब हम बात करेंगे समानुपात क्या है, अर्थात समानुपात क्या है। तो आइए हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद कुछ उदाहरणों के द्वारा हम कुछ और अधिक कोशिश करेंगे कि उसको समझा जाए। समानुपात क्या है? अब आप समानुपात, सम अनुपात या समानुपात कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद इसमें क्या कर दिया, समधनुपात, यानी कि क्या कर दिया, दीर्घ संधि का प्रयोग कर दिया, तो समानुपात, ठीक है, जुड़ गए। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि समानुपात जो हमारा बना हुआ है, सम धन अनुपात, इसको हमने दो शब्दों के योग से बनाया है, सम धन अनुपात, ठीक। सम धन अनुपात दो चीजें आती हैं हमारे परीक्षाओं में भी, कई परीक्षाओं में आती हैं। और इसके बगैर किसी, ये समझ लीजिए कोई भी परीक्षा में छोटे से लगा के बड़ी तक, एसएससी, बैंकिंग इत्यादि, तो सभी में समानुपात से संबंधित क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो जितने भी प्रतियोगी बंधु हैं वो देखें। और तो आइए देखते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो बस इसके अर्थ से ही मालूम चलता है कि सम अनुपात अर्थात बराबर अनुपात, ठीक। जैसे कोई है ए और बी, सी और डी, बीच में इसका चिन्ह क्या होता है समानुपात का, ये 1:2, यानी कि ए बी के बीच में 1:2 है संबंध। तो सी और डी, ये रीजनिंग में भी आता है, तर्क शक्ति में भी ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के संबंध के। तो जरूर ये तर्क शक्ति से भी संबंधित है और हमारी गणित से तो है ही, इसलिए इस आज की वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है। आइए, तो अब सी और डी के बीच क्या अनुपात होगा, सी और डी के बीच क्या अनुपात हो सकता है, काल्पनिक है मगर वास्तविक भी है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक ही है, हवा हवाई भी नहीं है। देखिए, तो हमने देखा कि ये ए 1 गुना, बी 2 गुना, तो यदि हम सी की जगह 4 रख दें तो डी की जगह क्या होगा, यानी 2 गुना, अर्थात इसका 2 गुना अर्थात 4 गुना 8 होगा। सीधी सी बात है, मतलब समानुपात, सम अनुपात, इसी के समान अनुपात होगा। अब मतलब क्या है उसका, इनके अनुपातों में यदि हम किसी समान संख्या से भाग दे देते हैं या गुणा कर देते हैं तो उनके मानों में परिवर्तन नहीं होता। संख्याएं जरूर परिवर्तित हो जाती हैं मगर मान उनके वही रहेंगे। जैसे 1:2 था, चलिए हमने सी और डी में हमने अभी कहा कि भाग दें अथवा गुणा करें तो उनके मानों में परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए हमने इस पे सी में 4 का भाग दिया और डी में भी 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग दिया तो 1 आया, और डी में 4 का भाग दिया तो 2 आया, आ गया वही 1:2। तो ये हुआ समानुपात, सम अनुपात, ठीक। आइए, और इसके बाद आगे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे कि इस परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी, इनके बीच एक संबंध है, एक अनुपात है, एक अनुपात और अनुपात 2, एक अनुपात 2 है इनके बीच में, ए और बी के बीच में अनुपात क्या है, 1 अनुपात 2 का। अब समानुपात की बात चल रही है तो सी और डी के बीच में क्या अनुपात हो सकता है। तो चलिए हमने एक ऑप्शन दे दिया 3, यानी सी 3 है, तो अनुपात डी क्या होगा, अर्थात यहाँ अनुपात क्या हो सकता है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं हमसे। तो हमने देखा कि एक तो सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए कि बाह्य पद कौन कौन से हैं, ए और डी बाह्य पद है, बी और सी मध्य पद है। तो उसी तरह से हमने देखा कि एक और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह एक्स मान लेते हैं। तो हमें देखते हैं कि 1 गुणे एक्स बराबर मध्य पद कौन कौन से हैं, 2 गुणे 3। तो हमने ये देखा कि 1 गुणे एक्स अर्थात एक्स बराबर 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब गुणा करने में वैल्यू वही आती है। तो हम देखा कि एक्स ही रहेगा, तो एक्स बराबर हो गया 3 दूना 6। ठीक, वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसकी जगह क्या आएगा 6, अर्थात इनके बीच समानुपात लगा है, यहाँ समानुपात लगा है, तो इसका मतलब हो गया 1 अनुपात 2 समानुपात 3 अनुपात 6 होगा। अब देखिए ये तो हमने सूत्र से कहा, मगर यदि हम व्यवहारिक रूप से इसको समझाने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि 1 अनुपात 2 समानुपात, हमने बताया था कि बराबर मतलब समानुपात यानी कि बराबर अनुपात होगा सामने, जी हाँ बिल्कुल बराबर अनुपात है, 3 अनुपात 6 आ रहा है। अब कैसे, हमने कहा था कि इनमें किसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो उनके मानों में परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए हमने इसमें 3 का भाग दे दिया, तो 3 एक 3 1 आ गया, और इसमें भी 3 का, क्योंकि एक ही से देना है ना भाग, इसमें भी 3 का भाग दिया तो 3 दूना 6 2 आया, तो 1 अनुपात 2, और यहाँ भी 1 अनुपात 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से दोनों में भाग दिया जा सकता है, उसको सरल किया जा सकता है। ये सरल है क्योंकि इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, ये किसी से विभाजित नहीं होंगे, तो ये सरल है। ये थोड़ा सरल से जटिल है, यदि उसको और सरल करेंगे तो वो यही आ जाएगा, 1 अनुपात 2 ही हो जाएगा। ये हमारा व्यवहारिक तरीका है। समानुपात यानी सम अनुपात, बराबर अनुपात, उसी ये ए और बी के अनुपात के बराबर ही 3 और अनुपात 6 है। ठीक, ये हमारा एक व्यवहारिक तरीका था। आगे इसी से संबंधित अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं, आते ही हैं, आ सकते नहीं आते ही हैं, कि जैसे कि 400 रुपए हैं, 400 रुपए हमारे वास्तविक रुपए हैं, हमारे जेब में हैं, और हमने ए बी और सी 3 बच्चों में हमें बांटना है 400 रुपए को। तो चलिए हम कैसे बांट सकते हैं, आप भी बांट सकते हैं। चलिए हमने एक को दे दिया 200, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचे 200, तो चलिए हम एक को दे देते हैं 50 कि 100, चलिए 100 दे देते हैं, एक को दे दिया 100 और प्लस सी को बी को दे दिया 100 और सी को दे दिया 100, 100 200 और 2 400 हो गया। हमने वास्तविक रूप से इनका विभाजन कर दिया, मगर यदि अनुपातिक रूप से यदि विभाजन किया जाए, अनुपातिक विभाजन एक होता है, अनुपातिक विभाजन, अनुपातिक विभाजन, तो हमने देखा कि एक ही संख्या से इनमें भाग दे दिया जाए अनुपातों में, तो उनके मानों में परिवर्तन नहीं होता, अनुपात आ जाते हैं। हम लोग कल्पना है, काल्पनिक रूप से, कल्पना से साकार वास्तविक में चल रहा है। 100 का भाग सब में दे दिया, तो हमने देखा कि सब में देना, एक ही संख्या से सब में भाग देना, तो 100 का दिया, यहाँ 2 आया और यहाँ आया 1 और यहाँ आया 1, तो हमारा जो अनुपातिक विभाजन हुआ 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ये हमारा अनुपातिक विभाजन हुआ।
तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल आते हैं। तो जैसे कि ठीक है, अब हमने थोड़ी देर के लिए इनको हटा दिया, हमें वास्तविक संख्याओं का कोई ज्ञान नहीं है। हमने कहा कि हमने 400 रुपए को अनुपातिक विभाजन क्या हुआ, ए बी और सी में 2:1:1 से विभाजित या बांटा। तो हम सवाल में प्रश्न हमसे पूछेगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बी को कितने रुपए मिले। 400 रुपए को हमने 2:1:c में बांटा, तो हम बी को कितने रुपए मिले ये आएगा। तो वास्तविक रुपया यानी वास्तविक धन बटे अनुपातिक धन, ठीक। और बी का भाग गुणे बी का जो भाग मिला है, यानी बी को कितना मिला है, एक मिला है, तो बस कर देते हैं। हाँ, तो हम ये देखते हैं कि आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 400 इनका वास्तविक धन है, और जो हमारा अनुपातिक धन क्या था, 2:1:1 बराबर हमने देखा कि 4/4, और गुणे बी का हिस्सा कितना था, 1। बी का हिस्सा कितना था, 1। तो हमें देखिए 4 का भाग दिया इसमें, 4 × 4 अर्थात 100 रुपए। हमने देखा था कि 100 रुपए दिए आए थे। तो आपको समझ में निश्चित है, मुझे आशा है कि आप लोग पूर्णतः ये समझ में आ गया होगा, और मुझे भी बहुत आनंद आता है वीडियो में रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।